हेलो दोस्तों, आज सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह टॉपिक ईवीएस से संबंधित है, पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित है, जो कि एनसीईआरटी बुक के द्वारा लिया गया है। तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पे आते हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। तो परिवार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकल परिवार में क्या होता है कि एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में क्या होता है, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। वहीं पे संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या तो नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में विभाजित किया गया, तो उसे 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नवत हैं। कि पहला क्या है, पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और लास्ट अंतिम वाला है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 थीम हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम भी है, जिससे संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे, ये क्या है, ये परिवार एवं मित्र की उप थीम है। आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक स्तनधारी सरीसृप एवं कीट पक्षी पर आधारित है। तो स्तनधारी का है, तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी कि स्तनधारी जीव वे होते हैं जो बच्चों को जन्म के बाद दूध पिलाते हैं, वे स्तनधारी जीव में आते हैं। और इनके शरीर का ताप क्या होता है कि इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। यानी कि जो स्तनधारी जीव के शरीर का ताप होता है, वो बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। और इसमें उदाहरण के फलस्वरूप आप देख सकते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है चमगादड़। चमगादड़ को लोग पक्षी के रूप में समझते हैं, लेकिन ये एक स्तनधारी जीव होता है। सरीसृप पर, जिसे रेप्टाइल्स बोलते हैं, तो इस प्रजाति के प्राणी क्या करते हैं कि इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। यानी कि जो रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप होते हैं, तो सरीसृप प्रजाति के जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो धरती पर सरक करके चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले, क्या होता है कि ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। क्या करते हैं कि पहली बात तो ये धरती पर सरक कर चलते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का क्या है, समूह है। जैसे जैसे क्या है कि जैसे होता है सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टुएट्रा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सरीसृप के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार से कीट, जिसे इंसेक्ट बोला जाता है, तो कीट क्या होता है, कीटों के कुछ प्रमुख उदाहरण आप देख सकते हैं, जिसे हाउस फ्लाई यानी मक्खी कहते हैं। उसी प्रकार मॉस्किटो यानी मच्छर, फिर हनी बी मधुमक्खी को बोला जाता है, और तितली चींटियां भी किस में आती हैं, तो इंसेक्ट में आती हैं, यानी कीट में आते हैं। आगे अगला टॉपिक है
हाथी से संबंधित, कि हाथी से संबंधित प्रश्न बहुत से उठते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हाथी को पानी और कीचड़ में क्या होता है, खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को क्या मिलता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान कैसे होते हैं, तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर क्या करती है हाथी, अपने कान हिलाकर हवा करता है। यानी कि जो हाथी होता है, हाथी के कान कैसे होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। तो हाथी गर्मी लगने पर क्या करता है, उन्हीं अपने कान को, पंखे जैसे कान को हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। उसके बाद यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम वजन का होता है। ये प्रश्न आ भी चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम वजन का होता है। तो ये होता है 200 किलोग्राम वजन का। यानी कि जो हाथी का बच्चा, 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है, वो 200 किलोग्राम वजन का होता है। इसी प्रकार एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे हैं, क्योंकि ये अधिकतर बार पूछे जा चुके हैं। तो एक बड़ा हाथी क्या करता है, दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। उसी प्रकार हाथी क्या करता है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। जो हाथी होता है वो क्या करता है, बहुत कम आराम करता है, और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। क्या करता है कि एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में, जो हाथियों का झुंड होता है, उस झुंड में 10-12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और क्या होता है कि 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी कि जो एक हाथी होता है वो बचपन से लेकर के 14-15 साल तक एक झुंड में रहता है, और 14-15 साल के बाद क्या करता है, झुंड को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है केचुए पर। तो केचुआ का है, तो केचुए ज़मीन में क्या करता है, छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। देखे भी होंगे कि बहुत से बरसात के दिनों में ज़मीन में अधिकतर छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। तो इसी प्रकार ज़मीन को इन छेदों से हवा और क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। केचुए मृत मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, और क्या करते हैं, इनके मल से क्या होता है कि ज़मीन उपजाऊ बनती है। इसीलिए इनके केचुओं को क्या कहा जाता है, केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो केचुओं को किसानों को मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को क्या कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। जो केचुआ पालने की विधि होती है उसे है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है पक्षियों एवं उनके आवास के बारे में, यानी कि पक्षी जो होते हैं उनके बारे में और उनके रहने की जगह के बारे में, घोंसलों के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। जो पक्षियों की आँखों का आकार होता है उनके सिर की तुलना में क्या होता है, तो उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। जबकि बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद भी करती हैं। तो जो पक्षियों की आँखों का आकार होता है वो आकार क्या होता है, सिर की तुलना में बड़ा होता है, और बड़ी होने की वजह से उनको देखने में आसानी होती है, मदद मिलती है, और उड़ते हुए टकराने से बचाती भी है। ये आँखें बड़ी होने की वजह से अच्छे से साफ से दिखाई भी देता है, और दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में इनकी बड़ी आँखें क्या करती हैं, मदद भी करती हैं। चलते हैं, कुछ चिड़ियों के नाम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो बसंत गौरी क्या है, चिड़िया का नाम है बसंत गौरी।
तो बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। बसंत गौरी क्या होती है कि गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में जो टहनियाँ होती हैं, तने होते हैं, उनमें क्या करती है, ये अपने चोंच के द्वारा उसमें छेद बना देती है, गहरा छेद बना करके उसी में अपना घोंसला बनाती है और उसी में अपना अंडा देती है। जैसे कि कठफोड़वा होता है, जिसे वुड पेकर कहते हैं, तो कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला क्या करता है, बनाता है। उसके बाद आते हैं शक्कर खोरा। शक्कर खोरा, जिसे सूर पक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर क्या करता है, अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शक्कर खोरा यानी सूर पक्षी होता है, वो किसी भी छोटे बड़े पेड़ पर या झाड़ियों पर क्या करती है कि अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला किससे बना होता है, तो इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। यानी कि जो कपड़ों के चिथड़े होते हैं, उससे रेशम निकला होता है, उन्हीं धागों को ले जा करके ये अपना घोंसला बनाती है। आगे देखते हैं दर्जिन चिड़िया। कौन सी चिड़िया है, तो दर्जिन चिड़िया के बारे में जानते हैं। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, इसीलिए इसे दर्जिन चिड़िया का नाम दिया गया है। तो ये क्या करती है कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं, तो उन पत्तों को आपस में जोड़ करके सिलती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है। यानी कि जो पत्तों को सिलती है और सिलने के बाद वो कैसा दिखता है, एक थैली नुमा बन जाता है, थैली नुमा दिखने लगता है, जिसमें क्या करती हैं, ये अंडे देती हैं। जो दर्जिन चिड़िया होती हैं उसी थैले नुमा घोंसले में अपना अंडा देती हैं। उसके बाद आते हैं चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध। तो चील, बाज और गिद्ध क्या करते हैं, हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, तो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक गिद्ध, चील, बाज देख पाते हैं। उसके बाद चील की जो पूँछ होती है वो खांचे वाली होती है। जो चील की पूँछ होती है वो खांचे वाली पूँछ होती है। गिद्ध क्या करता है, क्या भोजन करता है, तो गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। आकाश में कहाँ उड़ता है, तो आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। यानी जैसे कोई जीव जंतु जमीन पर पड़े हुए हैं या हैं, तो चील को क्या होता है कि 1-2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे देता है कि वहाँ पे कोई चीज़ पड़ा हुआ है या है। आगे बढ़ते हैं गौरैया। तो गौरैया नाम तो आप सभी लोग सुने हैं। तो गौरैया अपने घोंसला बनाती कहाँ है, तो गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। यानी कि अपना किसी ऐसे स्थान पे बनाती है घोंसला जो कि अस्थायी रूप से रखा होता है या रहता है, तो उसी के पीछे छिप करके घोंसला अपना बनाती है। उसके बाद आते हैं कबूतर पे। कबूतर क्या है, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। उसके बाद पख्ता। पख्ता नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन चित्र के हिसाब से कई लोगों ने इसे देखा हुआ होगा और सभी के क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जाना भी जाता होगा। तो पख्ता क्या करता है, कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो जो पख्ता होती है कैक्टस के पेड़ में या कांटों वाले पेड़ में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। उसके बाद आते हैं उल्लू पे। तो उल्लू क्या करता है, उल्लू की क्या विशेषता होती है, तो उल्लू की विशेषता ये होती है कि वह अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यानी कि उल्लू की गर्दन पूरा पीछे की ओर घूम जाती है। उसके बाद आते हैं मैना पे। तो मैना क्या करती है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना क्या करती है,
झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उसके बाद कलचिड़ी, कौन सी पक्षी? तो कलचिड़ी, इसे भी आप देखे ज़रूर होंगे लेकिन नाम से नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन चित्र के माध्यम से अगर देखेंगे तो इस चिड़िया को भी आप देखे होंगे। तो कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जो कलचिड़िया होती है वो क्या करती है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यानी कि ये जो चिड़िया कलचिड़ी चिड़िया होती हैं अपने घोंसले में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बिछा करके रखती हैं। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कलचिड़ी चिड़िया जो होती हैं ये छोटे छोटे क्या करती है? कीड़ों को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से क्या होती है? वो अंदर से लाल होती है। आगे चलते हैं। आगे कौवा, तो कौवा तो सभी लोगों ने देखा ही है, जानते भी हैं। उसके बाद कौवा क्या होता है? कौवे घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी रखते हैं, होती है। कौवे के घोंसला जो होता है तो कौवे अपने घोंसले में क्या करते हैं कि लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ रखना पसंद करते हैं। उन जैसी चीज़ों को अपने घोंसले में रखते हैं। उसके बाद कौवा क्या करता है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? तो कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कोयल भी क्या करती है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह क्या करती है? तो वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा का कर पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है और कौवे के ही घोंसले में कोयल जो होती है वह अपना अंडा दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि कोयल के अंडों को कौन सेता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा कौवा, कि कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी क्या करती है? सेती है। आगे नर बीवर पक्षी, नर बीवर पक्षी, तो नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर क्या करती है? उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसे में से उसमें ही वह क्या करती है? अंडे देती है। इसके बाद एवं उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं, तो इसको भी एक झलक में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला जो होता है वो किसके लिए मशहूर है? तो वह इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है वहाँ किस लिए, वह कन्नौज ज़िला किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह कन्नौज ज़िला इत्र के लिए काफ़ी मशहूर है और वहाँ फूलों से इत्र, गुलाब का जल यानी कि गुलाब जल, केवड़ा आदि तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि जो कचनार होता है तो कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और कथक जो होता है उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रमुख नृत्य है। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। क्या करता है कि आंध्र प्रदेश में लोगों का जो एक समूह होता है वह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा क्या होता है कि कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को
दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। दोबारा स्कूल भेजने में क्या किया जाता है, तो मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। उसके बाद पोचमपल्ली ज़िला तेलंगाना में है। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। जो पोचमपल्ली ज़िला है वह कहाँ पे है, तो वह तेलंगाना में है। इस ज़िले के अधिकतर लोग क्या हैं, इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं और इसी वजह से, बुनाई की वजह से इसको पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जानते हैं। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी हैं। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है, कहाँ पर, पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, उसे ही फूलों की घाटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। यानी कि जो उत्तराखंड है वो पहाड़ों के बीच में क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। तो उस स्थान का नाम क्या है, तो उस स्थान का नाम चमोली है, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच क्या होता है, कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। इसी प्रकार पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी क्या होता है कि मैदान भी हैं। और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। यानी कि जो फूलों की घाटी में फूल खिलते हैं चमोली नामक स्थान पर उत्तराखंड के, उसमें ये जो सारे फूल होते हैं वो कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। तो फिर आगे चलते हैं बिहार पर। बिहार राज्य पे देख लेते हैं क्या कौन सा चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। कौन सा ज़िला है, तो मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में क्या करते हैं, कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि जो बिहार का मधुबनी ज़िला है, उस ज़िलों में जब कोई त्यौहार मनाई जाती है तो त्यौहार के खुशी के मौके पर घरों की दीवारों और आंगनों में क्या किया जाता है, तो वहाँ पर घरों के दीवारों और आंगनों में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है कि जो पिसा हुआ चावल होता है, उसी पिसे हुए चावल के घोल में क्या करते हैं, रंग मिला देते हैं और रंग मिला करके तैयार करते हैं, जिससे चित्र बनाया जाता है। उसके बाद इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। जो दीवारों और आंगनों में चित्र बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उनमें क्या होता है कि उन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। उसके बाद मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी चित्रकला है और इसका नाम इसी ज़िले के नाम पर ही पड़ गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है राजस्थान। कौन है, तो आगे राजस्थान है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। किसके घर बनाए जाते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें क्या होती हैं कि बहुत मोटी होती हैं। घरों की जो दीवारें होती हैं
वो बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर क्या कर दिया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। और उनकी छत जो होती है, उनकी छत जो होती है वो क्या होती है कि छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। छत क्या करते हैं, कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टनका भी कहते हैं। राजस्थान में टैंक को टनका भी कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छत का ढाल बनाते हैं। अपनी छत का ढाल जो बनाते हैं उस टैंक की आंगन की ओर बनाते हैं और क्या करते हैं कि जिससे कि बारिश का सारा पानी क्या हो, उन्हीं टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे क्या करेंगे, छान कर उपयोग में लाते हैं। जो राजस्थान के लोग होते हैं वो टैंक बनाते हैं अपने अपने घरों के आंगनों में, क्या करते हैं, टैंक बनाते हैं। मिट्टी को खोद करके, ज़मीन को खोद करके उसमें टैंक बनाते हैं और अपने घर के छतों का ढाल जो होता है वो उसी आंगन की ओर ढाल बनाते हैं, जिससे कि बरसात का जो पानी हो तो उसी ढाल के जरिए टैंक में आकर के गिरे और टैंक में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको छान करके क्या कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। टिकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के क्या है कि राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है। जो ये 1600 मीटर ऊंचा है, 1600 मीटर ऊंचा गांव है टिकला, वो क्या है कि राजस्थान के झालरपतन या झलवार में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग क्या करते हैं कि राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, जो आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं वो पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं, यानी कि पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना लागू नहीं है, यानी कि पूरी तरह से वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा, क्या है कि रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव कैसा है, तो यह गांव पूरी तरह से हरा भरा है। अब हरा भरा होने का कारण क्या है, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग जो पेड़ों को इतने सालों से बचाते आए हैं तो अपने गांव के आसपास के पेड़ों को बचा के रखा है, इसलिए वहाँ पे हरा भरा पूरा बना हुआ है। उसके बाद आते हैं, यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। जो खेजड़ली गांव है वहाँ पे कौन सा पेड़ पाया जा सकता है, तो वहाँ पे खेजड़ी नामक पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तान, यानी कि यह जो पेड़ होता है वह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल क्या होती है कि इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी जो छाल होती है खेजड़ी पेड़ की, तो दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है, यानी कि जो कीड़े होते हैं जो लकड़ी को खोखला कर देते हैं, तो जो ये खेजड़ी की लकड़ी होती है इस लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी फलियों से क्या होता है कि सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। उसके बाद असम की ओर चलते हैं, तो असम में क्या होता है कि असम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। जो असम में घर होते हैं तो कैसे घर होते हैं, तो 10-12 फीट ऊपर होते हैं
और ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। यानी कि जो असम होता है, असम में काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। इस वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घरों को ज़मीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं। ये जो इनके घर होते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, तो ये इनके घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग ही किया जाता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यानी कि किसी नदियों पर, अगर छोटी मोटी नदियों पे जो पुल बनाना होता है तो असम में कैसे बनाते हैं, तो असम में बांस तथा रस्सी के पुल बना करके तैयार करते हैं और उसी पर से नदियों को पार करते हैं। उसके बाद यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। यानी कि असम में बारिश बहुत अधिक होती है। कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। इसी वजह से वो लोग 10-12 फीट ऊंचाई पर अपने मकान बनाते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। यहाँ जो बांस होता है तो उस बांस को क्या कहा जाता है, तो उसे गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। आगे चलते हैं मिजोरम की ओर। तो मिजोरम से संबंधित कुछ प्रश्न है तो देख लेते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन भाषा बोली जाती है, तो मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, तो यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। मिजोरम में क्या होता है, खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। यानी कि जिस खेत की लॉटरी निकाली जाती है उस ज़मीन को क्या करते हैं कि उस ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती मिजोरम में होती है। क्या होती है कि मिजोरम में झूम खेती भी होती है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ झूम खेती होती क्या है, तो झूम खेती में ये होता है कि जहाँ झाड़ियाँ पेड़ पौधे होते हैं तो उनको पूरी तरह से साफ़ किया जाता है और साफ़ करके वहाँ पर खेत का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे पुराने तरीके से उस खेत को तैयार किया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। उसके बाद आते हैं मुंबई की तरफ। किसके तरफ, मुंबई की तरफ। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई जो है वो भारत का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, यानी कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। और महाराष्ट्र, मुंबई है कहाँ, तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो मुंबई है वो दिल्ली से कितना दूरी पर है, तो दिल्ली से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो वह मुंबई में स्थित है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली बार क्या हुआ था कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। जो ये नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की टीम है वो कहाँ पे है, तो वह मुंबई में है। सोलापुर भी मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है कि कप परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा।
सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। जो सहजन होता है, तो सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, तो वह महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अबू धाबी की ओर। तो अबू धाबी क्या है, तो अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, यानी कि जो अबू धाबी है, वहाँ अबू धाबी में क्या है कि अबू धाबी में पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यानी कि अबू धाबी में क्या है, सिर्फ रेगिस्तान इलाका है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और ना ही नदियाँ और ना ही झील और तालाब हैं। इस वजह से वहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, यानी कि जो अबू धाबी है, तो वहाँ पे रेतीली जो ज़मीन है, तो उसके नीचे, रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। वहाँ पे क्या होता है अबू धाबी में, तो अबू धाबी में खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं केरल की ओर। तो केरल में क्या है, केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। केरल में क्या होता है, टैपियोका जो होता है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग क्या करते हैं, उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कैसे खाया जाता है, तो टैपियोका को उबाल कर खाया जाता है। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। टैपियोका को क्या कहा जाता है, तो टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। उसके बाद वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव, वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। उसके बाद जो केरल में पाई जाती है, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। चाचा को चिट्टपन और चाची को कुंजुम्मा कहते हैं, और पिता को अप्पा कहते। पिता को क्या कहते हैं, तो पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्या किया जाता है, तो फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है केरल को क्या कहा जाता है, तो केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यानी कि केरल में मसाला बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, इसलिए केरल को क्या कहा जाता है, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में क्या होता है कि केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल में नारियल के पेड़ क्या होते हैं, तो केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, और सीटेट के एग्ज़ाम में अधिकतर यहीं से प्रश्न ईवीएस के पार्ट में उठाए जाते हैं। तो इसी तरह से रिवीजन के लिए अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।